हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आपको बताएंगे सेट नंबर 2। ये आपका साइंस का सेट है स्टूडेंट। ये आपका किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, वो आपका जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, जेएसएससी सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, रेलवे एंड एनी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भी आपका साइंस का प्रॉब्लम पूछेगा स्टूडेंट, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सेट नंबर 2 स्टूडेंट। सेट नंबर 1 प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं प्रॉब्लम को। अब देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इफ ऑब्जेक्ट अपीयर इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर। मतलब स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है मिरर कौन सा दर्पण में आपका क्या होगा, इमेज इनलार्ज्ड होगा और आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ये आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट व्हिच टाइप्स ऑफ मिरर। तो आपको बताए थे स्टूडेंट कि कॉनकेव मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो क्या बनता है, रियल, इन्वर्टेड और क्या बनता है, इनलार्ज बनता है। इसका मतलब आपका रियल और आपका इनलार्ज और इन्वर्टेड जो होगा वो आपका कौन सा मिरर में आपका इमेज बनेगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर। इसका मतलब अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब इफ ऑब्जेक्ट अपीयर इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर देन व्हिच टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज्ड। यदि आपको इन लार्ज और इन्वर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर मतलब आपको प्रतिबिंब इस तरह का मिलना है, इन लार्ज और इन्वर्टेड, तो आप किस तरह का मिरर का यूज करोगे। तो आपको बोलना स्टूडेंट वो जो मिरर होगा आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और यदि पूछता है स्टूडेंट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किसमें बनेगा, तो आपका क्या हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता। आपको याद रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट पूछेगा तो होगा कॉन्वेक्स मिरर। यदि आपका रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। सोप बबल्स एट एन स्पेरिकल शेप। साबुन का बुलबुला आपका स्पेरिकल शेप होता है, वो किसके कारण होता है वो पूछ रहा है। सोप बबल मतलब साबुन का बुलबुला एट एन स्पेरिकल, गोलाकार आकृति, स्पेरिकल आकृति होता है, वो आपका किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण, प्रेशर के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, विस्कोसिटी के कारण। तो आपको बोलना है स्टूडेंट जो सोप बबल होता है उसका शेप स्पेरिकल होता है, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या होगा स्टूडेंट, ड्यू टू क्या होगा, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, सोप बबल का जो आपका आकृति होता है वह स्पेरिकल शेप होता है। यदि ये भी पूछता है कि पानी का बुलबुला जो आपका गोलाकार आकृति का होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको बोलना है सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, गोलाकार आकृति होता है। इसका मतलब जो सोप बबल होगा वो स्पेरिकल शेप होगा, किसके कारण होगा, आपका सरफेस टेंशन के कारण होगा। अब देखो स्टूडेंट 3 नंबर प्रॉब्लम को देखो, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपका क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कौन ऐसा रिएक्शन है जिसको रिएक्शन करवाने के बाद आपका हेवी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब हेवी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका हेवी अमाउंट ऑफ क्या होता है, हीट का क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसको क्या बोलना है, आंसर हो जाएगा ए, रिलीज ऑफ हीट। हेवी अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, रिलीज होता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यदि आपका स्टूडेंट यहाँ पर इंडोथर्मिक रिएक्शन रहता तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको बोलना है यदि इंडोथर्मिक होगा तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एक्सोथर्मिक है। इसीलिए इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा रिलीज ऑफ हीट, हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हेवी अमाउंट ऑफ क्या होता है, हीट का रिलीज होता है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वह क्या होगा, ए होगा। अब देखो ये समझने का कोशिश करो, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है ये आपको बोलना है।
पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका डिस्कवर क्या था? सोरेंसर एक साइंटिस्ट थे। पीएच स्केल से हम बता सकते हैं कि आपका कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन आपका न्यूट्रल है। इस पीएच स्केल से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। यदि आपका कोई चीज़ एसिड होगा तो उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा? 7 से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब 0 से लेके 7 के बीच में यदि किसी का पीएच वैल्यू आ रहा है तो वो आपका एसिडिक नेचर का होगा। 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो आपका बेस नेचर का होगा। और यदि 7 आ रहा है स्टूडेंट वो आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसका मतलब स्टूडेंट व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ब्लड आपका कैसा नेचर का है स्टूडेंट? ये आपका बेसिक नेचर का है। इसका मतलब ब्लड का जो पीएच वैल्यू होगा 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब कितना ज्यादा होगा? आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। आपको याद रखना होगा। यदि स्टूडेंट आपसे पूछे पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, आपको बोलना है 0 से लेके क्या होता है? 14 तक क्या होता है? पीएच स्केल का वैल्यू होता है। यदि आपका 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो आपका क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। यदि 7 से 14 के बीच में होगा तो आपका क्या होगा स्टूडेंट? बेसिक नेचर का होगा। और यदि एग्जैक्ट 7 होगा तो वह न्यूट्रल होगा। और एग्जैक्ट 7 जो होता है वह किसका पीएच वैल्यू होता है? वह आपका क्या होता है? वाटर का क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। पावर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आपका ये स्केल है इस तरह करके है 0 से लेके 7 और ये आपका क्या होगा? 14 होगा। यदि 7 से लेके 14 तक होगा स्टूडेंट तो ये आपका कैसा नेचर का होगा? बेस नेचर का होगा। और यदि आपका 0 से लेकर 7 तक होगा वो आपका कैसा होगा? एसिड नेचर का होगा। इसका मतलब जिसका वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगा वो आपका एसिड नेचर का होगा। 7 से लेकर 14 के बीच में जो होगा वो आपका क्या होगा? बेस नेचर का होगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है स्टूडेंट? पावर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। इसका खोज किसने किया था? सोरेंसर ने किया था। कौन किया था? सोरेंसर ने किया था। यदि स्टूडेंट पूछे मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है तो आपको याद रखना होगा 6 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। आपसे पूछेगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, आपको बोलना है 7 पॉइंट क्या बोलना है? 4 बोलना है। यदि पूछेगा स्टूडेंट वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है तो आपको बोलना है वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है? 7 होता है। कुछ बेसिक चीज़ें स्टूडेंट आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। जैसे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, वाटर हो गया, ये सब का पीएच वैल्यू आपको याद रखना है। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होगा 6.4, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होगा 7.4 और आपका वाटर का जो पीएच वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा स्टूडेंट? जिसका पीएच वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर हो वो आपका क्या? मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 0 के करीबन होगा। 0 के करीबन होगा वो आपका क्या होगा? मोर स्ट्रॉन्ग होगा। और मोर बेस किसका होगा स्टूडेंट? मोर बेस जो होगा वो आपका जिसका पीएच वैल्यू करीबन 14 के लगभग होगा वो आपका क्या होगा? मोर बेस होगा। और ये आपका क्या होगा? मोर एसिड होगा। क्या होगा? मोर एसिड होगा। जो 0 के जितना करीब होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। जो मोर आपका जो 14 के क्लोज जाएगा वही आपका क्या होगा? मोर बेसिक होगा। तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। यदि आपका एक लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन का बना हुआ रहता है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये एसिड है कि आपका बेस है। यदि आपका स्टूडेंट लिटमस पेपर का रंग को यदि ब्लू कलर को यदि रेड में कन्वर्ट कर दे तो हम समझ जाएंगे ब्लू को यदि वो कन्वर्ट कर दे रेड में, ब्लू को कन्वर्ट कर दे, ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड, यदि ब्लू को कन्वर्ट कर दे रेड में, यदि लिटमस पेपर का ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर दे तो हम बोलेंगे वो जो है आपका क्या है? एसिड है। ये क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पेपर का कलर ब्लू कलर को जो रेड में कन्वर्ट कर देगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और यदि कोई रेड को कन्वर्टेड कर देगा स्टूडेंट ब्लू में तो आपको क्या बोलना है? वो आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट? क्या होगा?
आपका बेस होगा। यदि ब्लू लिटमस पेपर को यदि आपका रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो आपका एसिड होगा, और यदि रेड को कन्वर्ट कर दे ब्लू में तो वो आपका क्या होगा, बेस नेचर का होगा। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ये स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। 7 किसका होता है, वाटर का होता है। मिल्क का कितना होता है, 6.4 होता है। ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। वाटर का कितना होता है, 7 होता है। मोर एसिड नेचर का होगा, जो जितना 0 के करीब जाएगा वो आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। जो 14 के जितना करीब जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मोर बेसिक नेचर बोलेंगे। आपका ब्लू को यदि कन्वर्ट कर देगा रेड में उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। रेड को यदि ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये आपका इतना सारा प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। यदि पीएच स्केल से यदि प्रॉब्लम पूछेगा तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट, आपका 4 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिए, इसका कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बता दिए, इसको आपको नोट करना है। चलो 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम, अब देखो स्टूडेंट, ये आपका सोडियम है और ये आपका क्लोराइड है, तो ये आपका Cl होगा क्लोराइड का। तो ये आप देखो, इसका जो वैलेंसी होता है ये आपका 1 होता है, और क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये समझने का कोशिश करो। तो इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका है, यहाँ पर Na लिखो, यहाँ पर Cl लिखो। इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, Na, और इसका 1 है तो 1 ही से गुना करो। ये आपका Cl है, ये भी 1 है तो ये 1 ही होगा, तो क्या होगा, NaCl होगा। इसका मतलब स्टूडेंट, यदि आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको बोलना है NaCl। क्या होगा, NaCl होगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl होगा। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज आपको बताएंगे जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज पूछा जा सकता है वो आप देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ POP जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पूछता है स्टूडेंट, यदि किसी का हड्डी टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के उस हड्डी को क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। इसका मतलब POP का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा CaSO4। क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O होता है स्टूडेंट। क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है। इसी को क्या बोलेंगे, POP, या तो क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना है। इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट CaSO4 और आपका क्या होगा .2H2O। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, जिप्सम का फॉर्मूला होगा। ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि जिप्सम का जो फॉर्मूला होगा CaSO4 .2H2O होगा। तो स्टूडेंट यहाँ समझने का कोशिश करो ये कैसे बनता है। यदि हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे, जिप्सम को यदि हीट करेंगे स्टूडेंट, यदि हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जिप्सम को यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि हम लोग हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ क्या बनेगा स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ क्या बनेगा, पेरिस बनेगा। इसका मतलब ये हाफ H2O वाटर यहाँ बाहर निकल जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 3/2 वाटर आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, जिप्सम को यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका POP बनेगा और आपका 3/2 वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा कि हम लोग जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तभी आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला को याद करना है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, एक पूछता है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2 होगा स्टूडेंट। या तो लिखता है CaOCl और क्या लिखता है, Cl होता है। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो आपको CaOCl2 याद रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। POP का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब देखो स्टूडेंट,
आपको पूछेगा कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना होगा Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। ये आपका वॉशिंग सोडा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये आपका क्या होगा, वो वॉशिंग सोडा का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। एक पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद है NaHCO3, इसी को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है Na2CO3 डॉट 10H2O। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है Ca(OCl2) याद रखना है। उसका जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है CaSO4 डॉट 2H2O याद रखना है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि मीथेन का पूछेगा स्टूडेंट कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का यदि फॉर्मूला पूछे तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये सब आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे क्यों चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द फेनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट, वो कौन सा गैस कंट्रीब्यूशन करता है, तो आपको याद रखना होगा मीथेन नहीं होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, CO2 होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, CO2 होगा। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। सिनेमॉन, चलो ये देखो, सिनेमॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब दालचीनी जो होता है स्टूडेंट, वह प्लांट का किस पार्ट से निकाला जाता है, तो दालचीनी जो होगा वह स्टेम से निकाला जाता है, रूट से, ब्रेक से, ब्रेक का मतलब होता है छाल, और फूट से। इसका मतलब जो दालचीनी जो बनता है स्टूडेंट, वो किससे बनता है, वो छाल से बनता है। वो किसी पेड़ की क्या बनता है, छाल से बनता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो सिनेमॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का किस पार्ट से उसको निकाला जाता है दालचीनी को, तो आपका क्या, ब्रेक या तो क्या होगा, छाल होगा। ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो स्टूडेंट 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ, इंसुलिन क्या है स्टूडेंट, एक हार्मोन है, एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, एक विटामिन है। तो आपको बोलना है इंसुलिन क्या है स्टूडेंट, एक हार्मोन है। क्या है आपका, एक हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। किसी को यदि इंसुलिन का कमी हो जाता है स्टूडेंट, तो उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज का बीमारी हो जाता है। तो इंसुलिन एक तरह का क्या है, हार्मोन है। चलो 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैरी इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है, तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, ऑरोटा, पल्मरी वेन, पल्मरी आर्टिस या वेन केवा। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये जो आपका इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेन केवा होगा। क्या होगा, वेन केवा होगा। अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शोलर when view from the top। किसी टंकी को यदि, किसी पानी का टंकी को यदि स्टूडेंट ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे, तो वो आपका उथला टाइप का देखता है, उथला टाइप का नजर आता है। वो किसके कारण नजर आता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे भी स्टूडेंट यदि हम लोग का कोई सिक्का पानी में गिरा हुआ रहेगा और हम ऊपर से देखेंगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत नजर आएगा। वो किसके कारण होता है, वो आपका एक फेनोमिना है लाइट का। वो आपका क्या फेनोमिना है, वो आपका है क्या है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के कारण ही पानी का टंकी क्या होता है, ऊपर से देखने पर उथला हुआ नजर आता है। तो ये होगा आपका ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन होगा। ड्यू टू क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। आपको याद रखना होगा कि पानी का टैंक
पानी का टैंक उथला हुआ नजर आता है, यदि उसको हम ऊपर से देखें तो वह किसके कारण होता है? ड्यू टू क्या होता है? रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है? उथला हुआ नजर आता है। ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है स्टूडेंट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम करता है। मृग मरीचा जो होता है वो भी आपका क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेना पर काम करता है, तो आपको याद रखना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचा जो बनता है स्टूडेंट वो आपका किसके कारण बनता है? उसमें भी आपका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर जो होगा स्टूडेंट, पानी का टंकी को ऊपर से देखेंगे तो उथला हुआ नजर आएगा, वो किसके कारण? ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण होगा। आंसर होगा बी। चलो 11 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स? यदि रेड और ग्रीन को यदि मिक्स करेंगे स्टूडेंट, दो कलर को यदि मिक्स करेंगे तो आपका जो कलर बनेगा वो आपका क्या बनेगा? येलो बनेगा। इसको आपको याद रखना है। इसके साथ एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि प्राइमरी कलर कौन सा है, तो आपको बोलना है प्राइमरी कलर जो होता है रेड, ग्रीन और क्या होता है? ब्लू होता है। यह भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब स्टूडेंट प्राइमरी कलर कौन सा होगा? पूछेगा कि कौन कौन सा कलर प्राइमरी कलर है, तो आपको याद रखना है RGB। RGB, R का मतलब रेड, J का मतलब ग्रीन, और B का मतलब क्या होगा? ब्लू होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ब्लू होगा। इसका मतलब R का क्या हो जाएगा? R का मतलब क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। G का मतलब क्या हो जाएगा? G का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और B का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? B का मतलब क्या हो जाएगा? B का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। B का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। B का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ब्लू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपका जो प्राइमरी कलर होता है वो आपका क्या होता है? रेड होता है, ग्रीन होता है और क्या होता है? ब्लू होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्राइमरी कलर बोलेंगे। अब देखो, यदि हम लोग रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो आपका क्या बनेगा? येलो बनेगा। इस चीज को आपको याद रखना होगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। आपका 12 नंबर प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का ओर कौन कौन सा है? तो बॉक्साइट जो होता है स्टूडेंट वो किसका ओर होता है? एल्युमिनियम का होता है। उसके क्रायोलाइट जो होता है, क्रायोलाइट जो होता है वो भी आपका क्या होता है? एल्युमिनियम का ओर होता है। इसका मतलब गेलेना नहीं होगा, सिनेबार तो ये मरकरी का होता है, इप्सम साल्ट भी नहीं होगा। क्रायोलाइट जो होगा ये आपका क्या होगा? एल्युमिनियम का ओर होगा। तो एल्युमिनियम का ओर आपका बॉक्साइट और क्या होता है? क्रायोलाइट होता है। इसमें क्रायोलाइट दिया है तो आपका क्या होगा? क्रायोलाइट आंसर होगा। चलो 13 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? यूवी रे कमिंग फ्रॉम सन मेजरली काउज व्हिच कैंसर? यदि अल्ट्रावायलेट रे सन में रीच कर जाएगा तो कौन सा कैंसर होने की संभावना ज्यादा है? तो पहला है लंग कैंसर, दूसरा है लीवर कैंसर, तीसरा है माउथ कैंसर, लास्ट है स्किन कैंसर। यदि अल्ट्रावायलेट रे, यदि वह किरण हमारे सन तक, हमारे अर्थ तक पहुंच जाएगा, जो सन से जो आपका किरण निकलता है यूवी रे, वह यदि हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाए और उसके कारण जो बीमारी होगा, उसके कारण जो कैंसर होगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्किन कैंसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्किन कैंसर बोलेंगे। यदि यूवी रे कमिंग फ्रॉम सन मेजरली काउज बाय कैंसर, यदि मेजरली पार्ट ऑफ द यूवी रे यदि अर्थ पर आ जाए तो आपका कौन सा बीमारी होने की संभावना है? वह होगा आपका स्किन कैंसर। क्या होगा? स्किन कैंसर। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे। इसको कौन रोकता है? तो आपका ओजोन परत रोकता है। ओजोन परत क्या करता है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है, जिसके कारण इस तरह का ग्रसित बीमारी से हमें क्या करता है? रोकता है। यदि ये रे अर्थ में पहुंच जाएगा तो ये खतरनाक टाइप का बीमारी हो सकता है, जो है आपका स्किन कैंसर। तो इसका मतलब 13 का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा? डी होगा। 13 का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? डी होगा। चलो स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर 2 था। सेट नंबर 2 में आपका 13 प्रॉब्लम लिए थे। ये आपका साइंस का सेट नंबर 2 था। ये 13 प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा गया स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको क्या करना है? याद रखना है और बार बार क्या करना है स्टूडेंट? रिवीजन करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।